सोसाइटी दंगा केस में आज 14 साल बाद फैसला आया है। अहमदाबाद की अदालत ने कुल 67 आरोपियों में से 36 को बरी कर दिया है, जबकि 24 को दोषी माना है। गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में जिन 24 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, उनमें से 11 को हत्या का दोषी पाया गया, जबकि 13 आरोपियों को दूसरे मामले में दोषी पाया गया। पूर्व बीजेपी पार्षद विपिन पटेल समेत 36 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में कुल 67 आरोपी थे, जिनमें से 60 पर आज फैसला आया। 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 आरोपी फरार है। दोषियों की सजा का ऐलान 6 जून को होगा। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कह के हम फांसी के लिए तरफदारी नहीं करेंगे। अच्छा, आप फांसी पर नहीं जाएंगे? मैं तरफदारी नहीं करता। अदालत ने अपने फैसले में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा को साजिश का हिस्सा नहीं माना। Go to the High Court so far as the 11 major convicts are concerned. वहीं जाकिया जाफरी ने इसे अधूरा इंसाफ बताया है। सजा तो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो मैं जानती हूँ। 28 फरवरी 2002 को गुलबर्ग कांड सोसाइटी में हुए हत्याकांड में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत कुल 69 लोगों की हत्या हुई थी। अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में अदालत का फैसला आने के बाद राजनीतिक पार्टियों और कानूनी विशेषज्ञों की राय बट गई हैं। वहीं कांग्रेस के नेता कहते दिख रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ आना भी बाकी है। गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में जिन लोगों ने जान गंवाई थी, उनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी थे। एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी भले ही कोर्ट के फैसले से खुश न हो, लेकिन उनके बेटे तनवीर जाफरी ने फैसले का स्वागत किया है। 24 लोगों को सजा दी है और ये हमारे लिए एक संतोषजनक बात है। कई अहम बम धमाकों के मामले में सरकारी वकील रहे और कानून विशेषज्ञ उज्जवल निकम ने स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। और मुझे लगता है कि ये जजमेंट भी रीजनेबल है। हालांकि वरिष्ठ वकील आभा सिंह का मानना है कि फैसले में पूरी तरह इंसाफ नहीं हुआ। तो जब नेता और पुलिस दोनों को बरी कर दिया गया, और तो इसलिए जरूरी है कि इसमें दोबारा तहकीकात कराई जाए। पूर्व IPS अफसर YP सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया। जो मॉब वायलेंस के मैटर्स हैं, इतना बड़ा कन्विक्शन मिल गया, मुझे लगता है कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में इंसाफ अभी बाकी है। जो विक्टिम थे, उनके परिजनों ने भी ये कहा है कि उनको लग रहा है कि न्याय कहीं न कहीं अधूरा है। इस मामले में सेशन कोर्ट ने पिछले साल ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका था। लेकिन इस साल फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लगी रोक को हटा लिया था। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा करार हुआ है। इस समझौते के बाद दोनों देश आतंकियों की सूचना एक दूसरे से साझा करेंगे। आतंकियों से जुड़ी सूचना को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बड़ा करार हुआ है। इस करार के तहत दोनों देश एक दूसरे के पास मौजूद आतंकियों की हर सूचना को हासिल कर सकेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा और भारत के गृह सचिव राजीव महर्षि के बीच इस समझौते पर दस्तखत किया गया। इस समझौते के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और अमेरिका का साझा प्रयास और मजबूत होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस एग्रीमेंट में उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर भारत के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश किसी देश के जरिए होती है और इसमें नकली नोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में आता है, तो क्या कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालासोर में विकास पर्व रैली में अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। पीएम ने नाम लिए बगैर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बाद के कांग्रेस के नेताओं पर हमला भी बोला। ओडिशा के बालासोर में विकास पर्व रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया। पीएम ने गरीबों के लिए शुरू की अपनी सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बगैर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नारे के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला। हम 40-40 साल से 50-50 साल से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आए। गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां लालच देती हैं।
लेकिन टुकड़े फेंकने से सिर्फ चुनाव जीते जाते हैं, विकास नहीं होता। देश का प्रधान सेवक अपने काम का हिसाब दे रहा है। 70 साल में पहले कोई सरकार हिसाब देने आती थी क्या? अगर चुनाव आता था तो नए खिलौने दिखा करके चले जाते थे। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर पूरे देश में 200 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसमें विकास पर्व रैली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अजीत जोगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब वो रमन सिंह की बी टीम बन गई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत जोगी कांग्रेस में अपनी अनदेखी को लेकर नाराज हैं। इसके अलावा अंतागढ़ टेप कांड मामले में विधायक बेटे अमित जोगी को कांग्रेस से निकाला जाना भी अजीत जोगी की नाराजगी की बड़ी वजह है। इसीलिए उन्होंने जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। ये मेरा दायित्व है कि जनता की आशाओं पर खरा उतरूं और छत्तीसगढ़ को रमन सिंह से मुक्त करूं। वहीं कांग्रेस ने इसे पार्टी से धोखा बताया। अजीत जोगी ने पहले भी रमन सिंह के इशारे पर अंतागढ़ चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी ने भी अजीत के इस्तीफे पर चुटकी ली। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, एक दूसरे को उखाड़ फेंकने के लिए। और अमित जोगी टेप कांड के बाद अजीत जोगी को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने की मांग उठी थी। हालांकि अभी भी वो मामला पार्टी के अनुशासन समिति के पास लंबित है। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फिर विवादित बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि देश को आजादी साबरमती के संत ने नहीं बल्कि क्रांतिकारियों ने दिलाई। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के हिसार में लोगों को संबोधित कर रहे थे। विजयवर्गीय ने महात्मा गांधी पर बने गीत साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये गीत गाकर आजादी नहीं मिली बल्कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के संघर्ष से आजादी मिली है। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाकर नहीं मिली है। इस बयान को कांग्रेस ने राष्ट्रपिता का अपमान बताया है और कैलाश विजयवर्गीय को बर्खास्त करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है